हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने नंबर वन चैनल द शिवम क्लासेस पर। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टल जालक में ही एक छोटा सा टॉपिक था, एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या होती है, एक क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में हमने जाना था। और एकक कोष्ठिका को ही समझने के लिए हमने घन के बारे में यानी कि क्यूब के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक, तो पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टल जालक क्या था। देखिए क्रिस्टल जालक एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों के व्यवस्थित होने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्या देखा कि एक्स वाई कुछ अवयवी कण हैं जो एक्स अक्ष में भी, वाई अक्ष में भी और जेड अक्ष में तीनों अक्षों पर व्यवस्थित हुए और एक जटिल संरचना का निर्माण कर लिया। तो ये क्या था, क्रिस्टल जालक। अब इसी में ही हमने एक छोटा सा पार्ट देखा था कि जो हाईलाइट किया हुआ भाग है ये क्या है। तो हमने देखा ये है हमारी एकक कोष्ठिका, क्रिस्टल जालक की एकक कोष्ठिका। ठीक है ना। तो एकक कोष्ठिका क्या थी, तो हमने देखा इसकी डेफिनेशन क्या थी कि क्रिस्टल जालक एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा भाग है जिसकी विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति कर दी जाए तो एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को ही देख लीजिए, इसमें एक हाईलाइट हुआ भाग है, एकक कोष्ठिका है, और इसकी जैसी एकक कोष्ठिकाएं आगे भी लगी हुई हैं, पीछे भी लगी हुई हैं, साइड में भी लगी हुई हैं। मतलब कि चारों दिशाओं में मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे, एकक कोष्ठिका के आगे पीछे ऊपर नीचे सभी में हमने और एकक कोष्ठिकाएं जोड़ दी हैं जिससे एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये तो थी एकक कोष्ठिका। अब एकक कोष्ठिका को ही हमने घन के समझने के लिए हमने घन को समझा था। ठीक है ना। घन में क्या क्या देखा था कि घन के विकर्ण कितने होते हैं, घन के फलक कितने होते हैं, घन में केंद्र कितने होते हैं, फलक के विकर्णों की संख्या क्या होती है, घन के विकर्णों की संख्या क्या होती है, फलक केंद्रों की संख्या, और भी कई बातें देखी थी हमने घन के बारे में। ठीक है ना। तो अब हम आगे इस पे डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक, एकक कोष्ठिका के बारे में हम और डीपली समझेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, एकक कोष्ठिका में ही आज का हमारा पहला टॉपिक है एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर, पहले एकक कोष्ठिका का स्ट्रक्चर देखते हैं। यह था एकक कोष्ठिका का स्ट्रक्चर। इसमें हमने देखा कि जैसे ये एक्स अक्ष की लंबाई है, ठीक है, ये वाई अक्ष की लंबाई है और ये जेड अक्ष की लंबाई है। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना। तो एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं। 3 अक्षीय लंबाइयां होती हैं और 3 अक्षीय कोण होते हैं। एकक कोष्ठिका की 3 अक्षीय लंबाइयां होती हैं और 3 अक्षीय कोण होते हैं। ठीक है ना। तो अक्षीय लंबाइयां कौन सी होती हैं, एक्स अक्ष पर जो लंबाई है वह ए होगी, बी अक्ष पर जो लंबाई होती है, वाई अक्ष पर जो लंबाई होगी वह बी होगी, और जेड अक्ष पर जो लंबाई है वह सी है। ठीक, अक्षीय कोण कौन से होते हैं, तो ए और बी के बीच जो कोण होता है वह गामा होता है। ठीक है ना। बी और सी के बीच जो कोण होता है वह अल्फा होता है। ठीक, और ए और सी के बीच जो कोण होता है वह बीटा होता है। ठीक, तो ये 6 पैरामीटर होते हैं एकक कोष्ठिका के। ठीक, अब जरा आप थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग में प्रेशर डालिए और इस एकक कोष्ठिका को देखिए। घन है, एकक कोष्ठिका है, बात रही है। ठीक है, तो इसे आप जरा गौर से देखना और देखना कि यदि एक्स अक्ष की जो लंबाई ए है, ठीक, वाई अक्ष की लंबाई जो वी है और जेड अक्ष की लंबाई जो सी है, ठीक है, यदि इन्हें बढ़ाया जाए, मान लें कि एक्स अक्ष की लंबाई जो ए है इसे मैं बढ़ा दूं तो इसकी आकृति में परिवर्तन होगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक्स अक्ष की लंबाई ए को बढ़ाने पर, या बी अक्ष की लंबाई वाई अक्ष की लंबाई बी को बढ़ाने पर, या सी अक्ष की लंबाई जेड अक्ष की लंबाई सी को बढ़ाने पर, ठीक है ना, तो इनकी लंबाइयों में परिवर्तन करने पर, लंबाइयां और कोणों में परिवर्तन करने पर हमें 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं प्राप्त हुई। 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं प्राप्त हुई।
किन के आधार पर? जब इन पैरामीटर्स के आधार पर, 6 पैरामीटर है, 3 अक्षीय लंबाई और 3 अक्षीय कोण, जब इन्हें घटाया गया बढ़ाया गया, ठीक है ना, जब इन्हें घटाया जाए बढ़ाया जाए तो हमें कुल 7 एकक कोष्ठिकाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये एकक कोष्ठिका को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल लूं कि कोई दीवार है तो ये इस दीवार का निर्माण कैसे हुआ होगा? तो आप कहेंगे कि सर एक छोटी ये ईंट है, ठीक है ना, ईंट को एक के ऊपर एक लगा दिया गया है, आगे लगा दिया गया है, पीछे लगा दिया गया है, तो इस दीवार का निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो एकक कोष्ठिका को भी ऐसे ही समझ लेते हैं। एकक कोष्ठिका को हम ऐसे समझेंगे, एकक कोष्ठिका क्या है? एकक कोष्ठिका क्या है कि इसके यदि ऊपर और एकक कोष्ठिका लगा दी है, इसके पीछे एकक कोष्ठिकाएं और लगा दी है, इसके साइड में एकक कोष्ठिकाएं और लगा दी है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरह एकक कोष्ठिका लगा दी जाए तो एक क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। ईंट को हम आगे पीछे ऊपर नीचे और ईंटें लगा दें तो दीवार बनती है। एकक कोष्ठिका को ऊपर नीचे आगे पीछे लगा दें, एकक कोष्ठिका के ऊपर भी एकक कोष्ठिका लगा दें, साइड में भी एकक कोष्ठिका लगा दें, पीछे भी एकक कोष्ठिका लगा दें तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो एकक कोष्ठिका यही है, ठीक है। अब यदि इस ईंट का मैं यदि इसकी लंबाई को बढ़ाऊं, ये ईंट भी 3 डायमेंशनल होती है, तीनों अक्षों पर होती है, ठीक है। यदि इसकी एक लंबाई को बढ़ा दूं तो इसकी आकृति में परिवर्तन होगा, ठीक है, होगा ना। ऐसे ही मैं यदि इसकी जो एक्स अक्ष की लंबाई ए है इसे बढ़ा दूं तो इसकी आकृति परिवर्तित होगी, यदि वाई अक्ष की लंबाई बी को बढ़ा दूं तो इसकी आकृति परिवर्तित होगी। तो ऐसे ही एक्स ए बी सी अक्षीय लंबाई है ए बी सी और जो अक्षीय कोण है अल्फा बीटा गामा, इनमें जब परिवर्तन किया जाए, इन्हें घटाया जाए बढ़ाया जाए, ठीक है ना, तो कुल 7 प्रकार की हमें एकक कोष्ठिकाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं इसे देखिए आप दोस्तों। पैरामीटर्स के आधार पर 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं प्राप्त हुई, ठीक है। अब ये 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं कौन कौन सी हैं इन्हें देखते हैं, ठीक। तो देखिए पैरामीटर्स के आधार पर ये 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं प्राप्त हुई। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 7 प्रकार की एकक कोष्ठिका है और कुछ समय पहले मैंने कहा था कि 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय हैं। तो ये दिमाग में आना चाहिए कि क्रिस्टल समुदाय हैं, ये एकक कोष्ठिका है। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि क्रिस्टल समुदाय क्या है कि क्रिस्टल समुदायों में देखा गया, क्रिस्टलों में जब देखा गया कि ये इन क्रिस्टलों में किस प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होंगी, तो हमें अलग अलग क्रिस्टलों में अलग अलग 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं प्राप्त हुई, अलग अलग 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं प्राप्त हुई। अब ये 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं अलग अलग 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय बना रही हैं, ठीक है ना। अलग अलग 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदायों में देखा गया कि अलग अलग 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं हैं, ठीक है। तो 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय, 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं। घनीय, अब जैसे इसमें पहला है घनीय, ठीक है। तो घनीय एकक कोष्ठिका से जो क्रिस्टल समुदाय बनेगा वह घनीय क्रिस्टल समुदाय होगा, ठीक है। दूसरी है इसमें द्विसमलंबाक्ष यानी कि टेट्रागोनल। अब द्विसमलंबाक्ष एकक कोष्ठिका से, द्विसमलंबाक्ष प्रकार की एकक कोष्ठिका से जो क्रिस्टल समुदाय बनेगा वह द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टल समुदाय कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्रिस्टल 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय 7 प्रकार की एकक कोष्ठिका से बने, ठीक है। अब 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं हैं कौन कौन सी? ये वाली है, कौन सी है? पहली है घनीय यानी कि क्यूबिक, घनीय एकक कोष्ठिका, ये इंग्लिश में कहेंगे क्यूबिक यूनिट सेल, क्लियर। दूसरी है द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष क्या है? इंग्लिश में कहेंगे इसे टेट्रागोनल, ठीक। तीसरी है विषमलंबाक्ष जिसे इंग्लिश में ऑर्थोरोम्बिक कहेंगे, ठीक। चौथी है षटकोणीय जिसे इंग्लिश में हेक्सागोनल कहते हैं, ठीक। चौथी है त्रिसमलताक्ष, रोम्बोहेड्रल जिसे इसे त्रिकोणीय भी कहते हैं, ट्राइगोनल, ठीक। छठी है एकंताक्ष, मोनोक्लिनिक और सातवीं है त्रिनताक्ष, ट्राइक्लिनिक, ठीक।
अब घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिसमलताक्ष, त्रिकोणीय, एकंताक्ष या त्रिनताक्ष और त्रिनताक्ष। तो ये 7 प्रकार की एक कोष्ठकाओं में अल्फा, बीटा, गामा और अक्षीय लंबाइयां ए बी सी, इनमें कैसा कैसा परिवर्तन है, ठीक है ना, इनमें क्या क्या भिन्नता है। अब एक एक करके अलग अलग इन्हें समझते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसे दिखेगी हमें, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो पहला ले लेते हैं, पहला है हमारा घनीय एकक कोष्ठिका, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। तो पहला पॉइंट उठाते हैं हम घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो देखिए घनीय एकक कोष्ठिका क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो घनीय एकक कोष्ठिका है इसमें अक्षीय लंबाइयां जो होती हैं, अक्षीय लंबाइयां ए बी सी, ठीक है, ये आपस में बराबर होंगी, ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। तो ये आपस में बराबर, तीनों ही अक्षीय लंबाइयां आपस में बराबर होंगी, ठीक है ना। इसमें कोई भी छोटी बड़ी अक्षीय लंबाई नहीं होगी, तीनों ही लंबाइयां आपस में बिल्कुल बराबर होंगी, क्लियर, ठीक है। लेकिन और सुनो, जो अक्षीय कोण होगा, अक्षीय कोण अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन तीनों ही 90 डिग्री के होंगे, तीनों ही 90 डिग्री के होंगे। यानी कि तीनों आपस में बराबर हैं लेकिन 90 डिग्री के होंगे। शर्त है क्या है, 90 डिग्री के होंगे। तीनों ही, अल्फा भी 90 डिग्री का होगा, बीटा भी 90 डिग्री का होगा और गामा भी 90 डिग्री का होगा, क्लियर। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी, इसकी स्ट्रक्चर ए बी सी जो अक्षीय लंबाई है ये भी बराबर है, अल्फा, बीटा, गामा ये 90 डिग्री की हैं, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखती है। इसमें ए बी सी लंबाइयां तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और जो अक्षीय कोण है अल्फा, बीटा, गामा ये 90 डिग्री के कोण पर होंगे, ठीक है ना, अक्षों के साथ ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हो, क्लियर। अब बात करते हैं द्विसमलंबाक्ष, दूसरी कौन सी है, द्विसमलंबाक्ष यानी कि टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल क्या होती है, ठीक है। तो टेट्रागोनल देखिए, इसमें जो अक्षीय लंबाइयां होती हैं, उसमें जो ए और बी हैं ये तो आपस में बराबर होती हैं, अक्षीय लंबाई ए और बी ये आपस में बराबर होती है, लेकिन सी के बराबर नहीं होती, ठीक है ना। या ऐसा कह लें कि ए और बी आपस में बराबर हैं लेकिन ये सी के बराबर नहीं है, या सी इनके बराबर नहीं है, क्लियर। ए बी आपस में बराबर होंगे लेकिन सी के बराबर ये दोनों नहीं होंगे, या सी इन दोनों के बराबर नहीं होगा, क्लियर, ठीक है। अब इसका अक्षीय कोण कैसे होती हैं, तो अल्फा, बीटा, गामा तीनों ही, जो मैंने ऊपर बताया था घनीय एकक कोष्ठिका में वही होता है द्विसमलंबाक्ष में, है ना। तो अल्फा, बीटा, गामा तीनों बराबर होंगे लेकिन तीनों ही 90 डिग्री के होंगे, क्लियर। बात करते हैं अब विषम लंबाक्ष यानी कि ऑर्थोरॉम्बिक, ठीक है। तो इसमें जो अक्षीय लंबाइयां होती हैं ए बी सी ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं होती, ए बी के बराबर नहीं होगी, बी सी के बराबर नहीं, मतलब तीनों ही लंबाइयां एक दूसरे के बराबर बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक, क्लियर। अल्फा, बीटा, गामा यानी कि अक्षीय कोण ये तीनों ही इसमें 90 डिग्री के होंगे, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखेगी, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखेगी, तो इसमें आप देखिए, इसमें ए बी सी तीनों ही लंबाइयां आपस में बराबर नहीं है। स्ट्रक्चर पे आप थोड़ा फोकस कीजिए और देखिए कि इसमें अक्षीय लंबाइयां तीनों ही आपस में बराबर नहीं है और अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री के कोण पर है। अल्फा, बीटा, गामा का जो कोण है वह 90 डिग्री है, ठीक। तो ये तो हो गया विषम लंबाक्ष ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे प्रकार की जो है षटभुजीय। अब षटभुजीय क्या होता है, षटभुजीय यानी कि हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या है कि इसमें ए बी के बराबर होगा, जो द्विसमलंबाक्ष कंडीशन है वही कंडीशन इसकी है, अक्षीय लंबाई में वही कंडीशन इसकी भी है, क्या है कि ए बी के बराबर होगा लेकिन सी इन दोनों के बराबर नहीं होगा। ए बी इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी,
यानी कि ए और बी आपस में बराबर हैं, लेकिन सी इन दोनों के बराबर नहीं है। अब बात करें इनके अक्षीय कोण, तो इसमें अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री की होती हैं, अल्फा बीटा तो 90 डिग्री की होती हैं, लेकिन गामा जो है वो 120 डिग्री का होता है। गामा जो है वो 120 डिग्री का होता है। ठीक, अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखेगी। इसमें ए बी के बराबर है, लेकिन सी जो है वो ए और बी के बराबर नहीं है। ठीक है, अल्फा बीटा 90 डिग्री के कोण है, ठीक है, लेकिन जो गामा है वह 120 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होगी। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें प्रकार की, जो है त्रिसमलताक्ष, यानी कि रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल इसका दूसरा नाम है त्रिकोणीय, यानी कि ट्राइगोनल। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो ए बी सी लंबाइयाँ हैं, ए बी सी अक्षीय लंबाइयाँ हैं, वे तीनों ही आपस में बराबर होंगी। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों ही लंबाइयाँ आपस में बराबर होंगी। अब अक्षीय कोण जो होंगे वो अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में बराबर तो होंगे, मगर 90 डिग्री के नहीं होंगे। 120 डिग्री के होंगे तो अल्फा भी 120 डिग्री का होगा, बीटा भी 120 डिग्री का होगा, गामा भी 120 डिग्री का होगा। लेकिन तीनों में से कोई भी 90 डिग्री का नहीं होगा। तीनों ही आपस में बराबर होंगे, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। क्लियर? अब बात करते हैं छठा प्रकार जो इसका है, वह है एकंताक्ष, मोनोक्लिनिक। तो इसमें जो अक्षीय लंबाइयाँ होती हैं ए बी सी, ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं होती। ए बी के बराबर नहीं होगी, बी सी के बराबर नहीं, मतलब तीनों ही लंबाइयाँ एक दूसरे के बराबर बिल्कुल भी नहीं होंगी। इसमें जो अक्षीय कोण होता है अल्फा और गामा, ये तो होंगे 90 डिग्री के, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। तो वही है अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा गामा 90 डिग्री का होगा, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। क्लियर? इसकी स्ट्रक्चर जो हमें दिखेगी वे इस प्रकार की दिखेगी। इसमें ए बी सी आपस में बराबर हैं, लेकिन ए और बी आपस में बराबर हैं, लेकिन सी इन दोनों के बराबर नहीं। ठीक, अल्फा और गामा इनका 90 डिग्री का कोण है, अल्फा और गामा 90 डिग्री के हैं, ठीक है, लेकिन बीटा 90 डिग्री का कोण नहीं। ठीक, अब बात करते हैं इसके लास्ट जो प्रकार है, सातवां प्रकार जो है वह है त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष यानी कि ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, तो ट्राइक्लिनिक में क्या है कि इसमें जो अक्षीय लंबाइयाँ हैं, अक्षीय लंबाइयाँ ए बी सी जो हैं, वह आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगी। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ए बी सी आपस में बराबर नहीं होंगे। ए की लंबाई कुछ और होगी, बी की कुछ और होगी और सी की कुछ और होगी। कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होगा, कोई भी लंबाई आपस में बराबर नहीं होगी। बात करें अक्षीय कोण की, तो इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों ही आपस में बराबर नहीं होते हैं, और एक कंडीशन और है कि ये 90 डिग्री के भी नहीं होंगे। अल्फा भी 90 डिग्री का नहीं होगा, बीटा भी 90 डिग्री का नहीं होगा, गामा भी 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है ना, तीनों में से कोई भी 90 डिग्री का नहीं होगा, और तीनों में से कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, 90 डिग्री का भी नहीं होंगे, तीनों में से कोई भी कोण 90 डिग्री का भी नहीं होगा। क्लियर? और तीनों ही आपस में बराबर भी नहीं होंगे। ठीक है, तीनों का कोण अलग अलग होगा और 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक, तो ये तो हो गए 7 प्रकार की एकक कोष्ठकाएं। किसके आधार पर बनी? पैरामीटर्स के आधार पर। क्लियर? तो अभी ये पैरामीटर्स के आधार पर 7 प्रकार की एकक कोष्ठकाएं हमने देख ली। ठीक, अब बात करेंगे हम घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर कौन कौन सी एकक कोष्ठकाएं होती हैं। तो देखिए, जब घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर एकक कोष्ठका का वर्गीकरण किया गया, तब हमें 2 प्रकार की एकक कोष्ठकाएं प्राप्त हुई। एक है सरल एकक कोष्ठका यानी या आद्य एकक कोष्ठका, जिसे इंग्लिश में सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं।
ठीक है। और दूसरी है केंद्रित एकक कोष्टिका, दूसरी है केंद्रित एकक कोष्टिका। अब ये क्या होते हैं? अब ये जो वर्गीकरण किया गया है ये घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर किया गया है, घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर किया गया है। मतलब क्या हुआ, इसमें घटक कण अलग अलग पोजीशंस पर होंगे, इसमें घटक कण अलग अलग पोजीशन पर होंगे, अलग अलग व्यवस्था में होंगे। घटक कणों की जब व्यवस्थाएं अलग अलग हुई तब दो प्रकार की हमें एकक कोशिकाएं प्राप्त हुई हैं। आद्य एकक कोशिका जिसे सरल एकक कोशिका भी कहते हैं, ये और दूसरी है केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, अब एक एक करके इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। ठीक, पहली है आद्य एकक कोशिका। आद्य एकक कोशिका क्या होती है? आद्य एकक कोशिका क्या होती है? तो आद्य एकक कोशिका जो होती है वह, इसे देखिए, आद्य एकक कोशिका जो होती है उसमें जो घटक कण होते हैं, उसमें घटक कण जो होते हैं वह केवल कोनों पर स्थित होते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखिए आप, इसमें घटक कण देख रहे हैं केवल कोनों पर हैं। ठीक है, तो ये सिंपल यूनिट सेल होगी, सरल एकक कोशिका होगी, क्योंकि इसमें घटक कण केवल कोनों पर है। ठीक है ना, और कहीं भी घटक कण नहीं, केवल कोनों पर घटक कण है। तो ये तो होगी हमारी सिंपल यूनिट सेल, साधारण एकक कोशिका, सरल एकक कोशिका या आद्य एकक कोशिका, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आद्य एकक कोशिका जिसमें घटक कण केवल कोनों पर है। लेकिन फंडा ये है केंद्रित एकक कोशिका का। अब केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? केंद्रित एकक कोशिका में घटक कण कोनों पर तो होते ही हैं, लेकिन घटक कण एकक कोशिका के अन्य स्थानों पर भी होते हैं। ये बात हमें देखनी है। क्या है ये, इनमें घटक कण कोनों पर भी होंगे, लेकिन घटक कण अन्य स्थानों पर भी इसमें घटक कण होंगे। ठीक है, तो अब ये तीन प्रकार की होती है, ये तीन प्रकार की होती है। इसमें क्या खासियत है? आद्य एकक कोशिका में घटक कण केवल कोनों पर हैं, लेकिन इसमें घटक कण, केंद्रित एकक कोशिका में घटक कण अन्य स्थानों पर भी हैं। तो अब इसके आधार पर तीन प्रकार की केंद्रित एकक कोशिका होती है। पहली है कार्य केंद्रित एकक कोशिका, जिसे इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे और शॉर्ट में बीसीसी कहते हैं। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म से ही आते हैं, वीसीसी कर ही आते हैं। ठीक है ना, इन पर क्वेश्चंस भी बहुत बनेंगे अभी। ठीक है, तो पहली है काय केंद्रित एकक कोशिका या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? ये क्या होती है? तो इसमें घटक कण जो होता है कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, लेकिन एक घटक कोण एकक कोशिका के केंद्र पर भी होता है। एकक कोशिका के केंद्र पर भी एक घटक कण होता है। इस स्ट्रक्चर को देखिए आप, इसमें घटक कण कोनों पर भी हैं, लेकिन एक घटक कण एकक कोशिका के केंद्र पर भी है। तो ये क्या है? काय केंद्रित एकक कोशिका, जिसमें घटक कण केंद्र पर होता है, एक घटक कण एकक कोशिका के केंद्र पर होता है। ठीक है, ये हो गई बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, काय केंद्रित एकक कोशिका। दूसरी होती है फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? नाम से पता चल रहा है इसमें, फलक केंद्रित, फलक के केंद्र पर घटक कण होंगे। फलक केंद्रित यानी कि वह एकक कोशिका जिसमें घटक कण केंद्र कोनों पर तो होंगे ही, लेकिन प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक घटक कण होगा। इस स्ट्रक्चर को देख लिया आप, इसमें घटक कण जो है, इसमें घटक कण है कोने पर भी है, लेकिन प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक घटक कण है। गौर से देखना, प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक, ऊपर का फलक कितने होते हैं? फलक कितने होते हैं? तो 6 फलक होते हैं, एकक कोशिका में 6 फलक होते हैं। तो इसमें देखिए एकक कोशिका में 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, और कोने कितने होते हैं? 12। कोने कितने होते हैं? 12। तो सॉरी 8 कोने होते हैं। ठीक है, तो 8 कोने पर 8 घटक कण तो होंगे ही। ठीक है, 8 कोनों पर 8 घटक कण तो होंगे ही, लेकिन प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक घटक कण है। प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक घटक कण है। तो ये हो गई फलक केंद्रित एकक कोशिका। क्लियर? अब देखते हैं तीसरी केंद्रित एकक कोशिका जो है वह होती है
अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो घटक कण है ना वो कोने पर तो होते ही हैं, ये कोने पर तो हर एक कोशिका में होंगे, ठीक है। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, कोने जो एकक कोशिका के कोने पर घटक कण होने ही होने हैं, ठीक है ना। कोई सी कोशिका उसमें घटक कण कोने पर होंगे ही। अब अंतः केंद्रित में क्या खासियत है, इसमें घटक कण किन्हीं दो फलक के केंद्र पर होते हैं, किन्हीं दो फलक के केंद्र पर, सब पर नहीं, केवल दो फलकों के केंद्र पर घटक कण भी उपस्थित होंगे। तो ये होती है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। स्ट्रक्चर में देख लीजिए, इसमें कोनों पर भी घटक कण हैं, लेकिन दो फलक ऐसे हैं जिनके केंद्र पर भी घटक कण हैं। तो ये तो हो गई केंद्रित एकक, वो अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो ये हो गए एकक कोशिका के प्रकार। क्लियर। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, और तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।